The next and the last essential element of the valid contract we are going to deal, and that next and essential element of valid contract क्या है? Your agreement should not be the one which is expressly declared to be void. आपका agreement ऐसा नहीं चाहिए कि जो expressly declared to be void है. हाँ, अभी आप सबको याद है void agreement का मीनिंग यहाँ पे हमें 1 मिनट के लिए रिमाइंडर पे लाना पड़ेगा. हाँ, what is mean by the word void agreement? Remember, हाँ, void agreement stands for an agreement which is not enforceable in the court of a law. Remember na definition of void agreement? An agreement which is not enforceable in the court of a law. Even though parties want to enforce it, parties अगर उसको enforce करना भी चाहे तो भी जो कोर्ट में enforceable नहीं है उसे हम लोग क्या consider करते हैं बोलो? उसे हम लोग consider करते हैं void agreement. हाँ, now as I already told you that void agreement हाँ का कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है. वहां पे एक पर्टिकुलर फ्रेज भी आता है, लैटिन फ्रेज. वो लैटिन फ्रेज क्या आता है पता है? नल एंड वॉइड. हाँ, नल एंड वॉइड मतलब जिसको कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है, जिस एग्रीमेंट को लॉ बेसिकली कंसिडर ही नहीं करता, जिसका कोई लीगल वैल्यू ही नहीं है, जिसको कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट मतलब क्या हो जाएगा बोलो? वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट्स की लिस्ट ही दी गई है जिनको उन्होंने बेसिकली डिक्लेयर कर दिया कि these agreements are from the category of the void agreement. ये सारे एग्रीमेंट कौन से कैटेगरी से आते हैं? void agreement कैटेगरी से आते हैं वहां पे. हाँ, तो हमने ऑलरेडी उन void agreements में से कुछ एग्रीमेंट डिस्कस किए हैं और कुछ एग्रीमेंट डिस्कस करना बाकी है. इसलिए what they have done in your module is that one. In the very start of the topic, they have given the list of the agreement which are declared to be void. हाँ, और जिसमें से कुछ एग्रीमेंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं उनको उन्होंने वापस नहीं डिस्कस किया है, और जो एग्रीमेंट डिस्कस करना बाकी है बस उतने ही वहां पर डिस्कस किए. बट विल हैव द शॉर्ट लुक ऑन द एंटायर पॉइंट. हाँ, एक शॉर्ट लुक हम लोग एंटायर पॉइंट पे दे देंगे. यहाँ पे पहले आपको ध्यान में आया कि देखो मैंने क्या बताया यहाँ तक का मटेरियल. वी आर डीलिंग विद द नेक्स्ट एंड लास्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. एंड व्हाट इज दैट लास्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? It is an agreement should not be declared to be void. Okay. Now the point has been that section 10 itself says that to become a contract, agreement should not be one which is expressly declared to be void. ठीक है. Now you have already come to know what is mean by the void agreement, which is not enforceable in the court of a law, जिसको हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते, जिसके ब्रीच होने पे हम लोग कोर्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते. ऐसा एग्रीमेंट मतलब क्या कंसीडर किया गया बोलो? वॉइड एग्रीमेंट कंसीडर किया गया. ओके. एंड नाउ देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट व्हिच आर डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ. ओके. नाउ नंबर 1 पॉइंट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज एन एग्रीमेंट मेड बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टी. सेक्शन 11. हाँ, रिमेंबर, an agreement by minor, void agreement है. an agreement by unsound mind person, void agreement है. हाँ, an agreement by person disqualified by law is also considered as a void agreement. हाँ, remember case of मोहिरी बीबी versus धर्मदास घोष. माइनर जो है, माइनर ने एग्री किया कि वो लोन ले रहा है तो वो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके देगा और वो लोन पे ऑफ करेगा. हाँ, लेकिन माइनर ने वो लोन पे ऑफ नहीं किया तो उस केस में उस माइनर पे कोई भी एक्शन लेना अलाउ नहीं किया था. क्यों? क्योंकि एन एग्रीमेंट बाय और विथ माइनर इज कंसिडर्ड एज अ क्या कंसिडर किया जाता है बोलो? वहां पे वॉइड कंसिडर किया जाता है. हाँ, तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है. हाँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर किसी पागल इंसान ने, किसी अनसाउंड माइंड पर्सन ने मुझे प्रॉमिस कर दिया. हाँ, क्या प्रॉमिस कर दिया बोलो? मुझे किसी अनसाउंड माइंड पर्सन ने कि वो अपनी प्रॉपर्टी मुझे बेचेगा. हाँ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल होगा क्या? नो, दैट एग्रीमेंट विल नॉट बी एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ कहता है कि अनसाउंड माइंड पर्सन who is not capable of understanding the nature of the contract and the effect on him will be considered as a क्या consider किया जाएगा? Incompetent to contract. An agreement with such a person will be considered as a void agreement, जिससे हम कोर्ट में एनफोर्स नहीं कर सकते. हाँ, और आपको बताया था पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ के साथ भी हम अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो? void agreement हो जाएगा. इसका एक इजिएस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग. हाँ, दैट इज एलियन एनिमी. एलियन एनिमी का मीनिंग बताया था, याद है आपको? हाँ, a country with whom India is going through the war. हाँ, the citizen of that country
will be considered as an alien enemy for us. And if we make the contract with the alien enemy and that too without the permission of central government, then agreement will be considered as a क्या consider किया जाएगा बोलो, void agreement consider किया जाएगा वहां पे. हाँ, so आपको पॉइंट ध्यान में आ गया पूरा का पूरा. फर्स्ट पॉइंट क्या है, an agreement with a incompetent person is declared to be void. उसको भी क्या डिक्लेयर किया गया वहां पे, void डिक्लेयर किया गया है. So this is the first point. Okay, now second point जो है जिसमें agreement is expressly declared to be void है, वो भी हम already discuss कर चुके हैं. It is section 20. Okay, now what is that section 20 saying? That see, an agreement made under bilateral mistake of the fact is also expressly declared to be void. Remember, mistake means erroneous belief about particular facts. Mistake may be mistake of a law and mistake of a fact. Now mistake of law is not allowed to be taken as an excuse. आपको बताया already. हाँ, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे देश का लॉ पता नहीं था, तो मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ इंडिया पे एक्सक्यूज नहीं ले सकते. हाँ, लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट को एज ए एक्सक्यूज लिया जा सकता है. लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में भी वापस दो टाइप के मिस्टेक है. नंबर वन, यूनिलैटरल मिस्टेक कि जहां पे ओनली वन ऑफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर मिस्टेकन बिलीफ, एंड बायलैटरल मिस्टेक दैट इज बोथ द पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक about the quality, quantity, subject matter, nature, title of the subject matter of that particular contract. हाँ, तो लॉ क्या कहता है याद है आपको, when bilateral mistake of a fact है. Remember, when bilateral mistake of a fact है तभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बोलो, void होगा. हाँ, अदरवाइज यूनिलैटरल मिस्टेक है तो नॉर्मली एग्रीमेंट कैसा रहता है, वहां पे वैलिड ही रहता है, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी खुद के मन से कुछ गलत सोच रही है तो दूसरी पार्टी वहां पे क्या करेगी ना. सो यूनिलैटरल मिस्टेक है. रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि आपने मेरे दुकान से चावल लिया हुआ है, मैंने आपको नहीं बताया कि ये चावल पुराना है नया है व्हाटएवर, आपने खुद के मन से सोच लिया कि ये वाला चावल पुराना है, तो इसमें मेरी क्या गलती है ना वहां पे. तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है क्योंकि आपने खुद सोचा है कि वो चावल पुराना है करके, मैंने आपको नहीं बताया. तो वो अगर नया निकल के आया तो आप वापस आके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पर मिस्टेक कैसी बोलो, यूनिलैटरल मिस्टेक, वन साइडेड मिस्टेक है. हाँ, लेकिन बायलैटरल मिस्टेक, वो अलेक्जेंडर वाला एग्जांपल याद है कि मैंने आपको एग्री किया दैट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई आई विल सेंड यू द गुड्स बाय शिप, द नेम ऑफ द शिप इज अलेक्जेंडर. हाँ, and now this Alexander run twice a year, once in a December, once in a June. Now both the parties are under the mistaken belief. Okay, now I'm thinking that I will send you the goods by the December Alexander, and you are thinking that you will receive the goods by the June Alexander. Now both the parties are under the mistake about the identity. Now therefore यहाँ पे contract क्या हो जाएगा बोलोगे, void हो जाएगा agreement, क्योंकि both the parties are under the mistaken belief about the fact. हाँ, so point number 2 ध्यान में रह के देखो आप सबको, agreement made under the bilateral mistake of the fact. हाँ, जहाँ पे both the parties mistake कर रहे हैं, bilateral mistake of a fact है ना, वहां पे agreement क्या हो जाएगा बोलो, void हो जाएगा. But keep in your mind, नंबर 1 पॉइंट क्या था याद है आपको, मिस्टेक ऑफ लॉ से एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड. हाँ, बेसिकली मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ ओन कंट्री से एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो, वैलिड हो जाएगा. ना मिस्टेक ऑफ अ फॉरेन लॉ इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट. हाँ, तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बोलो, वॉइड होगा. हाँ, देन मिस्टेक ऑफ फैक्ट में वापस यूनिलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, बायलैटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, वॉइड हो जाएगा वहां पे. सो यू हैव टू कीप दिस ऑल थिंग्स इन द माइंड अबाउट द मिस्टेक. सो इन ऑल इस पॉइंट पे आ जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट क्या याद रखना है आपको, agreement made under the bilateral mistake of the fact are considered as a void agreement. Okay, number 1 which is the expressly declared to be void agreement, number 1 ध्यान में आ गया. Number 1 is in agreement made by incompetent parties. Number 2 agreement made under the bilateral mistake of a fact. Number 3 देखो क्या आ जाएगा, agreement the consideration or object of which is unlawful. Remember, ये पॉइंट तो हम लोग कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी हमने रिवीजन किया इसका. हाँ, मैंने आपको बताया ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ, देन फ्री कंसेंट है, कंसिडरेशन है, सब कुछ है. लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक पर्पस है, अगर वो पर्पस ही गलत है, अगर वो पर्पस ही अनलॉफुल है, तो सीधी सी बात है कि एग्रीमेंट क्या हो जाएगा बोलो,
void हो जाएगा. याद है वो तीन चोर? हाँ, they make a partnership deed between themselves, हाँ, that they will make a fraud on the people entire day, and whatever benefits they receive after cheating people, they will distribute in between themselves. हाँ, now this is a basically agreement ही void है. क्यों void है बोलो? इसका जो purpose है, object है, making fraud over the people, cheating people, हाँ, that purpose is itself considered as the क्या consider किया गया? Unlawful. हाँ, therefore वहाँ पे contract क्या हो जाएगा बोलो? Agreement क्या हो जाएगा? Void. So just अभी रिमेम्बर किया था हमने, फिर भी हम लोग 1 मिनट में रिवाइज करते हैं उसको. As per section 23 of the Indian Contract Act, the consideration or object of the contract must be lawful. Object और consideration contract का कैसा होना चाहिए बोलो? Lawful होना चाहिए. Consideration और object अलग अलग बात है, कल ही समझाया था, याद है ना? Consideration मतलब something in return. अगर मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ तो उसके बदले में आप मुझे जो दे रहे हो, that is considered as a consideration. एंड ऑब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट का वेरी पर्पस, कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन, हाँ, जिस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है हमने, जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट. ओके, एंड लॉ सेज बोथ ऑब्जेक्ट भी और कंसिडरेशन भी एग्रीमेंट का क्या होना चाहिए? वहां पे लॉफुल होना जरूरी है. गेटिंग द पॉइंट? हाँ. सो सेक्शन 23 में फिर क्या क्या कल डिस्कस किया था, याद है आपको? कब कब एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होगा, वो 6 पॉइंट जो हमने थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किए थे. ओके, एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, the object or consideration of the agreement is said to be unlawful. Number 1, if it is prohibited by law. याद है? if it is prohibited by law, आप ऐसा कुछ करते हो जो law forbidden है, law prohibited है. Number 2, if it is permitted, it defeat the provision of the law. आपका एग्रीमेंट ऐसा है कि अगर अलाउ किया तो वो लॉ को ही डिफीट करता है. Number 3, if it is fraudulent, चोर वाला एग्जांपल आ जाएगा. Number 4, if it involve the injury to the person or property of another person, हाँ, किसी को मारने का, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट आपने किया है. हाँ. Then number 5, if your agreement is immoral, हाँ, and last one, if your agreement is opposed to the public policy, हाँ, एंड देन उस पब्लिक पॉलिसी में फिर वो 9 सब पॉइंट जो हमने डिस्कस किए थे, वो सारे पॉइंट्स भी उसमें कवर अप हो जाएंगे. जैसे हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था ना, वो वहां पे ट्रेडिंग विद द एनिमी, हाँ, या स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, एग्रीमेंट ऑफ मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, agreement for trafficking of public offices, then agreement of trading for the purpose of creating monopoly, then marriage brokerage agreements, then interference with the court of justice, and then interest which is creating interest against obligation, and lastly consideration which was unlawful in part and unlawful in the पार्ट. ऐसे जो सारे 9 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो किसके अगेंस्ट आ जाता है? अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी आ जाता है. इनमें से कोई भी टाइप का एग्रीमेंट है तो आपका एग्रीमेंट क्या कंसीडर किया जाएगा? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड. ध्यान में आ रहा है ना? ये सब कुछ हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस यहाँ पे एक जगह पे कंपाइल किया है इसको, इतना ही है. नंबर 1, एग्रीमेंट मेड बाय और विद कॉम्पिटेंट इनकॉम्पिटेंट पार्टीज. Number 2, agreement made under the bilateral mistake of a fact. Number 3, agreement in the consideration or object of which is unlawful, that is section 23, और उसके वो सब पॉइंट्स अभी अभी हमने जो डिस्कस किए यहाँ पे. हाँ, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या जाता है? देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट इज which is discussed in the module. 4th point, agreement made without consideration. उसका अगला सेक्शन क्या आ जाता है वहां पे? Section 25 is the next section, agreement made without consideration. हाँ, नाउ याद है हमने पूरा डिटेल इसको डिस्कस किया था. हाँ, एज अ जनरल रूल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसका होना मस्ट है?